अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गुड। हम बियोलॉजी का बुक का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, विच नेम्स बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बियोलॉजी की बुक में जहाँ भी बायो लफ्ज़ आएगा ना, उसका मतलब होगा लाइफ, ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर्स, मतलब उनकी क्वांटिटी और वैरायटी। ठीक है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी भी स्पीशी को नाम देने को। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट से पहले हमने उसका कोई नाम नहीं था दिया, प्लांट्स को, पौधों को हमने नाम दिया एक प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स नाम दिया, जानवरों को हमने नाम दिया एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दो डिफरेंट नाम हैं। हमने क्या किया, पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी और उनके नंबर को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मेजर चीज़ों को, और फिर उनके नाम देने के, साइंस में उनके क्या नाम है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ना इंट्रो शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी का, कि हमने कहाँ से शुरू किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाना हमने कहाँ से शुरू किया था। सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस। 1735 के अंदर, ये बुक में मेंशन नहीं है, आप नोट भी कर सकते हैं। 1735 के अंदर कार्लस लीनियस ने ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी। यानी उसने पूरी दुनिया के जानदारों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप था प्लांटी और एक ग्रुप था एनिमल्स। यानी उसने कहा था कि पूरी दुनिया में 2 तरह के जानदार हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। एक को उसने नाम दे दिया प्लांट्स का और एक का नाम दे दिया एनिमल्स का। 2 किंगडम से बनाए इसने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स का, किंगडम एनिमीलिया और किंगडम प्लांटिया। उसके बाद ये जो इसकी क्लासिफिकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस क्लासिफिकेशन में ये था कि अर्नस्ट हैकल ने कहा कि पूरी दुनिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो 3 तरह के हैं। उसने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। पहला थे प्लांट्स, एनिमल्स, वही जो कार्लस लीनियस ने कहा था। तीसरा एक नया ग्रुप उसने बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्ट। अब हमारे पास 3 किंगडम हो गए, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमीलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी इस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, जिनका नाम था, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटकर। 1969 के अंदर उसने पूरी दुनिया के इंसानों को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। उसने कहा कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं ना, 5 ग्रुप्स हैं, उनके 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है, अब प्लांटी में क्या था, सारे प्लांट्स। ठीक है, प्लांटी के ग्रुप के अंदर उसने सारे प्लांट्स रखे। एनिमीलिया के अंदर उसने सारे एनिमल्स रखे। फंजाई के अंदर उसने सारे फंजाई रखे। फंजाई जैसे वाइट वाइट लग जाता है, ठीक है, नमी की वजह से दीवारों को भी अक्सर होता है, फर्नीचर के ऊपर अक्सर लग जाती है। ठीक है, या ब्रेड के ऊपर अक्सर फंजाई लग जाती है। हमारे जो बालों के अंदर डैंड्रफ होती है ना, वो भी फंजाई होती है। ठीक है, अब मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सारे सिंगल सेल से मिलके बने आते हैं। मोनेरा के अंदर, मोनेरा ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सारे सिंगल सेल से मिलके बने हैं। और प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी ना सिंगल सेल से मिलके बने हैं। इनके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मोनेरा जो है ना, वो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, तो उसके सिंगल सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। ऑर्गेनेली अब किसे कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाया जाए। इसका क्या मतलब है कि सेल से भी माइनर स्ट्रक्चर होगा, सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर होगा वो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, बहुत सारी जो है ना हमारे पास ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। या तो एक कंडीशन ये होगी कि मोनेरा के सेल के अंदर, मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, मतलब मोनेरा ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी। या एक और ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भी उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होगी। ठीक है, प्रोटिस्ट जो है ना, प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ना मिलके, तो वो सिंगल सेल, पूरी उनकी लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा के सिंगल सेल के अंदर वो तमाम ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम्स हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए। इस तरह की सारी ऑर्गेनेलीज क्या है,
ग्रुप प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है। इस सिस्टम के तहत रॉबर्ट वुडकर ने क्या कहा कि किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं और बाकी जितने भी किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सारे इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी उनके सेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज वो ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब के इर्द गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन है। राइबोसोम जो है ना उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता और इनके अंदर कमी होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज की। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, इसके अंदर वो ऑर्गेनेलिज होती है जिनके साथ मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे राइबोसोम। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती है और इनके प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसी के बेस पर, इसी किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस पे एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन माइक्रोबियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था कार्ल वूस। उन्होंने 1990 के अंदर ना सजेस्ट किया कि प्रोकैरियोट्स के ना 2 ग्रुप हैं। उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोट्स हैं उनके 2 ग्रुप हैं। अब 2 ग्रुप को उन्होंने नाम दिया आर्किया और बैक्टीरिया, ठीक है। इसी की बेस पे उसने क्या किया, तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। डोमेन्स कहते हैं किसी भी किंगडम्स के या किसी भी क्लासिफिकेशन के मेजर ग्रुप्स। हमने किन में 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था ना, एनिमिलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा। इसने क्या किया, पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के जानदारों को इसने 3 डोमेन्स में, 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये 5 ग्रुप्स है ना, इसने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब उन 3 डोमेन्स का क्या नाम था, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकरिया। अब जो डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया है ना ये प्रोकैरियोट्स हैं और जो डोमेन यूकरिया है ना ये यूकैरियोट्स हैं। इसके अंदर डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया हमने किस में से निकाला है, किंगडम मोनेरा में से। और बाकी जो सारे किंगडम्स है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटिया, उसके अंदर से हमने सिर्फ एक डोमेन निकाल लिया, डोमेन यूकरिया। अच्छा, इस 3 डोमेन सिस्टम के तहत क्या हुआ कि डोमेन आर्किया जो डोमेन बैक्टीरिया है ना ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। अब इधर सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर दोनों प्रोकैरियोट्स हैं तो इनके 2 मेजर ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं। इनके 2 मेजर ग्रुप्स इसलिए बनाए गए हैं कि ये एक दूसरे से कुछ फीचर्स, कुछ खसूसियात की बना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आगे वो हम पढ़ेंगे कि कैसे मुख्तलिफ हैं। आज के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जो आर्किया और बैक्टीरिया ना इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व निकला है लफ्ज़ एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन का मतलब है ओरिजिन, कौन सा जानदार कहाँ से निकला है। जैसे अगर हम इस्लाम पे बात करें, इस्लाम के अकॉर्डिंग, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें क्या कहा जाता है कि इंसान आदम हवा से निकले हैं, ठीक है। साइंस के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो साइंस क्या कहती है कि इंसान चिंपैंजी से निकले हैं, मंकी से नहीं, चिंपैंजी से निकले हैं। तो हमारा ओरिजिन कहाँ से मिलता है, फिर चिंपैंजी से मिलता है। हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, चिंपैंजी से, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। बियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जो आर्किया बैक्टीरिया ना अलग-अलग इवॉल्व हुए थे, इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तार अलग-अलग इवॉल्व हुए थे कॉमन एंसेस्टर से। यानी इन दोनों का जो एंसेस्टर था ना जिनसे ये दोनों निकले ये दोनों अलग-अलग निकले, इसलिए ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। लेकिन जो इनका एंसेस्टर था ना वो कॉमन था, ठीक है, एक ही एंसेस्टर था। फिर मोलिकुलर एविडेंस लिया साइंटिस्ट ने। मोलिकुलर एविडेंस कहते हैं डीएनए और आरएनए को, मोलिकुलर एविडेंस। यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, बियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि आर्किया, बैक्टीरिया और यूकरिया, इन तीनों के डीएनए का टेस्ट किया, इन तीनों के डीएनए आरएनए का टेस्ट किया, इन तीनों के डीएनए आरएनए को स्टडी किया। तो साइंटिस्ट को क्या पता लगा कि आर्किया जो है ना ये ज़्यादा मिलते हैं, इनका ओरिजिन ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है किससे, यूकैरियोट से, देन टू बैक्टीरिया। यानी आर्किया जो है ना, आर्किया बैक्टीरिया बेशक प्रोकैरियोट्स है लेकिन आर्किया का जो रीजन है ना वो ज़्यादा मिलता है यूकैरियोट्स से, यानी हमसे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यूकरिया इवॉल्व फ्रॉम आर्किया। इसका क्या मतलब हुआ कि यूकरिया जो है वो कहाँ से निकले हैं,
आर्किया से, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आर्किया कट ऑफ हो गया, स्प्लिट ऑफ हो गया, आर्किया ने अपने ग्रुप अलहदा कर दिया बैक्टीरिया से। क्यों अलहदा किया? कुछ खुसूसियात के बिना पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, आर्किया जो है, फिर इससे क्या पता लगता है हमें कि यूकरिया जो है कहाँ से निकला है? आर्किया से, ठीक है। फिर आर्किया ने क्या किया, क्योंकि दो मेजर ग्रुप्स हैं ना प्रोकैरियोट्स के, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया ने क्या किया, कुछ फीचर्स की बिना पर, कुछ खसूसियात की बिना पर बैक्टीरिया से स्प्लिट ऑफ हो गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या डेफिनेशन बन सकती है फाइलोजनी की। फाइलोजनी कहते हैं द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। जो एवोल्यूशन का, ओरिजिन का रिलेशनशिप है ना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं फाइलोजनी। जैसे जो है आर्किया और यूक्रिया का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ओरिजिन इनके मिलते जुलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? फाइलोजनी। जिस डायग्राम के थ्रू हम फाइलोजनी को डिस्क्राइब करते हैं ना, शो करते हैं, उस डायग्राम को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री। यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है।